आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो किंगडम फंजाई का सेकंड पार्ट है। किंगडम फंजाई का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके कंटिन्यूटी में हम किंगडम फंजाई का सेकंड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है क्लास प्लस वन का चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंडर किंगडम फंजाई का सेकंड पार्ट है। इसमें जो अहम पार्ट जो चीजें हम कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, वो है किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर मैं किंगडम फंजाई को बात करूं तो किंगडम फंजाई को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरी में जो किंगडम फंजाई को हमने डिवाइड किया हुआ है, उसको डिवाइड करने के लिए जो बेसिक फीचर्स हम किंगडम फंजाई के यूज करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम ही हम बेसिकली यूज करते हैं। उसके साथ-साथ हम दूसरी चीजों को भी इंक्लूड करते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, and based on all the three things we have divided kingdom fungi into 4 पार्ट। ये सारी चीजों को कंसीडर करके पहली बात मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकंड चीज स्पोर फॉर्मेशन का जो मोड है, और जो थर्ड चीज है वो फ्रूटिंग बॉडीज को डिस्कस करके इन सारी चीजों को कंसीडर करके हमने किंगडम फंजाई को 4 क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फाइकोमाइसिटिस है जो फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है एस्कोमाइसिटिस, थर्ड कैटेगरी है बेसिडोमाइसिडिस, एंड द फोर्थ कैटेगरी है ड्यूटीरियोमाइसिटिस। ये 4 कैटेगरीज है जिसमें किंगडम फंजाई को हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं, ये फाइकोमाइसिडिस की कैटेगरी में आता है। जो मशरूम्स वगैरह हमारे घर पे भी हमें देखने को मिलते हैं, ये जो है बेसिडोमाइसिडिस की कैटेगरी की एक एग्जांपल है। आपने ईस्ट के बारे में तो सुना होगा, जो ईस्ट को हम बेकरीज वगैरह में यूज करते हैं, बियर फॉर्मेशन में भी यूज होता है, वो एस्कोमाइसिटिस की कैटेगरी में आता है। ये ड्यूटेरियोमाइसिटिस भी एक अलग तरह के फंजाई होते हैं। इसको हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम है लोअर फंजाई। आपको याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं। ये लोअर फंजाई क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बट एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर फंजाई इसमें से कौन सी कैटेगरी है, तो आपको याद रखना है फाइकोमाइसिटीज इज आल्सो अ लोअर फंजाई। ओके। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, कहाँ पे ये मिलते हैं, तो अक्कर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक प्लेसेस पे हमें मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये हमें डीकेइंग वुड में भी मिलेंगे। जो वुड प्रोडक्ट्स होते हैं, लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें डीके हो रही होती है, उसमें भी ये ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे भी ये हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट मतलब ये किसी न किसी और प्लांट्स पे ग्रो करेंगे, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंज्यूम करेंगे और प्लांट्स को बदले में बीमारी वगैरह दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखती हैं। और इस कैटेगरी के ना, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि माइसीलियम को कंसीडर किया गया था कैटेगराइज करने में। तो जो फाइकोमाइसिटीज है, इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। बहुत ध्यान रखना है, एसेप्टेट है और कोइनोसाइटिक है। ओके। आप देखोगे इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म है, इसमें बड़े सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। आपको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं ब्लैक कलर में। मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, क्वाइनोसाइटिक है, और इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। इसमें सेल सेल में कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं है। मैंने पुराने वाले लेक्चर में, पुराने वाले वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो आपको इसमें फाइकोमाइसिटिस में ये बात ध्यान रखनी है, इसका जो माइसीलियम है सबसे पहले तो एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट, और दूसरा कोइनोसाइटिक मिलता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स हमें एग्जाम्स के लिए या एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। म्यूकोस
म्यूकोरिक इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद राइजोपस, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ये जो है ना ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को खराब करने वाली फंजाई, जो ब्रेड को हम थोड़ा मॉइस्ट प्लेस पे रख देते हैं तो वहां पे फंजाई ग्रो करती है। जो ब्रेड मोल्ड होते हैं ये भी आ, आ, इसी कैटेगरी में को बिलोंग करते हैं। अल्बुगो, अल्बिगो भी एक फंजाई की कैटेगरी है। वो मस्टर्ड में ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, ये पैरासाइटिक है। ओके, ध्यान रखना। अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा तो इस इनमें से पैरासाइटिक फंजाई कौन सी है, तो आप एल्बिगो की एग्जांपल वहां पे कोट कर सकते हो। ये मस्टर्ड लीव्स में और मस्टर्ड में आपको देखने को मिलेगी, ये पैरासाइटिक होती है। मस्टर्ड को ये नुकसान पहुंचाएगी और खुद वहां से अपना फूड कंज्यूम करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंजाई की कैटेगरी में एक यही फंजाई है फाइकोमाइसीडिस जो आपको एसेप्टेट कोइनोसाइटिक मिलेगी। एसेप्टेट कोइनोसाइटिक यही एक फंजाई है। ओके, उसके बाद अगर हम फाइकोमाइसीट्स की रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसीट्स की जो रिप्रोडक्शन है दो तरह से पॉसिबल है। कौन कौन से दो तरह से? सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने पहले भी सोचा किया था, रिप्रोडक्शन दो तरह से रहता है। नंबर वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे फाइकोमाइसीट्स में जो रिप्रोडक्शन है ये हमें दो तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो ये दो तरह से हो सकता है। सबसे पहले है मोटाइल जूस्पोर्स। ओके, जो स्पोर्स है वो उसमें उनमें फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, उस वजह से वो मोटाइल होता है, मूव कर सकते हैं। और दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर्स है, ये स्पोर की कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी का स्पोर है मोटाइल जूस्पोर्स। ओके, और जो सेकंड कैटेगरी है नॉन मोटाइल एप्लिनोस्पोर्स। ओके, दो तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला है मोटाइल जूस्पोर्स और सेकंड है नॉन मोटाइल एप्लिनोस्पोर्स। एप्लिनोस्पोर्स में कोई भी फ्लैजेलम होता नहीं है, इस वजह से वो मूव नहीं कर सकता। जैसे मैं जूस्पोर की एग्जांपल दूं तो आप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम की वजह से ये छोटे छोटे फ्लैजेला है जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है, इसलिए इसको जूस्पोर्स बोलती है। और एप्लिनोस्पोर्स अलग तरह के स्पोर्स होते हैं, बस उसमें फ्लैजेलम और फ्लैजेला नहीं होता है, उस वजह से वो मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। इन दोनों स्पोर्स की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और जो ये स्पोर्स है ना, हम अगर जूस्पोर की बात करें या फिर एप्लिनोस्पोर्स की बात करें, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पेशल ऑर्गन होता है फंजाई में, जिसको बोलते हैं स्प्रोंजियम। स्प्रोंजियम में ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मैंने ये फिगर में भी हाईलाइट किया है। ये बड़ा सा ऑर्गन जो है स्प्रोंजियम है। स्प्रोंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जूस्पोर्स। ये जूस्पोर थोड़े टाइम बाद इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद में ग्रो करके एक नए फंजाई को ग्रो करवाएंगे। तो इस तरह से रहता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है टू गैमीट्स की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो स्पोर्स यूज में आ गए। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गमीट्स यूज करते हैं। ओके, दो गमीट्स यूज होते हैं। दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोर। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमीट्स होते हैं। टू गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जाइगोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है गैमीट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गैमीट्स को हम अगर कैटेगराइज करें फाइकोमाइसीट्स में, तो गैमीट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ गैमीट है वो है आइसोगैमस। ओके, आइसोगैमस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। आइसोगैमस का मतलब होता है दोनों के दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम है। जैसे गैमीट नंबर 1 और गैमीट नंबर 2
दोनों के दोनों गैमीट्स जो हैं बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, बिल्कुल एडजेक्ट हैं। तो इस तरह के जो गैमीट्स होते हैं उनको आइसोगैमस बोलते हैं। ओके, सो एन आइसोगैमस में क्या होता है, एन आइसोगैमस में जो गैमीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गैमीट नंबर 1 थोड़ा बिगर साइज में है, थोड़ा बड़ा है, और गैमीट नंबर 2 है वो जो है वो थोड़े छोटे साइज में अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह की कैटेगरी को हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, बिकॉज इनके गैमीट्स सिमिलर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, या फिर आप बोल दो एक की स्ट्रक्चर अलग है दूसरी की स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है ओगैमस। यहाँ पे मैंने अभी एरो के साथ हाईलाइट कर रहा हूं ओगैमस को। ओगैमस की कैटेगरी में भी हमें दो गैमीट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन गैमीट नंबर 1 जो है वो साइज में आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, और गैमीट नंबर 2 है जो सेकंड नंबर का गैमीट है, ये थोड़ा हमें स्मॉल देखने को मिल रहा है, छोटा है। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जो गैमीट नंबर सेकंड है जो यहाँ पे मैं एरो में दिखा रहा हूं, इसमें एक छोटे छोटे फ्लैजेला भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्लैजेला ये वाले ना। तो इसका मतलब ये है ओ गैमस में गैमीट नंबर 1 वो उसमें फ्लैजेलम होते नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, पर गैमीट नंबर 2 उसमें फ्लैजेलम होते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो तीन कैटेगरी है। आइसोगैमस में दोनों के दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम होंगे, एनाइसोगैमस में दोनों के दोनों गैमीट्स बिल्कुल अलग होंगे, ओ गैमस में भी दोनों के दोनों गैमीट्स अलग होंगे, बट ओ गैमस में दोनों में से एक जो गैमीट है वो उसमें फ्लैजेला होगा और मूव कर पाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। ओ गैमस एक कैटेगरी है जिसमें दोनों में से एक 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 गैमीट में फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा, वो मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया भी दो गैमीट्स हैं, दोनों के दोनों गैमीट्स में शुरू में अब आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है, यहाँ पे जब मैं ये एरो के साथ दिखा रहा हूँ, ये जो डबल एरो के साथ मैं भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले दो गैमीट्स हैं, दोनों गैमीट्स में क्या होगा, फ्यूज होंगे दोनों, ये फ्यूज हो गए ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जैसे गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, उसके बाद बनता है जाइगोस्पोर। ओके, जाइगोस्पोर बना दिया। ये जो जाइगोस्पोर बना दोनों गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद में, उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ। ओके, मियोसिस होने के बाद में इसमें स्पोर्स बने, जो ये स्पोर्स जो देख रहे हैं ना बन रहे हैं, इसके बीच में छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये इंडोजीनियसली स्पोर्स बन गए। ये जो स्पोर है आगे इन्वायरमेंट में जाके आ, आगे ग्रो करेंगे और नए फंजाई को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो सारा फिनोमिना है फाइकोमाइसिट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें स्लाइड को अगर समराइज करूं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो जूस्पोर्स यूज होते हैं या एप्लिनोस्पोर्स यूज होते हैं। ये जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्प्रोंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। स्प्रोंजियम एक फंजाई का मतलब कि एक बोल दो एक पार्ट है जहां पे आपको जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर में फर्क क्या है, जूस्पोर में फ्लैजेला होते हैं, इसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, एप्लिनोस्पोर में फ्लैजेला होते नहीं है, इस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स यूज होती हैं, गैमीट नंबर 1 गैमीट नंबर 2 दोनों का फ्यूज हुआ, उसके बाद आगे आपको म्यूसिस देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो गैमीट्स को हमने तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, पहले कैटेगरी है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब है इस कंडीशन में दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं बिल्कुल सेम है, एडजेक्ट है, एडजेक्ट गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे और आगे प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद आ गया एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब है
इस कंडीशन में जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट हैं। गैमीट नंबर 1 थोड़ा बड़ा मिलेगा, गैमीट नंबर 2 थोड़ा छोटा मिलेगा और शेप में डिफरेंस होगा, इस तरह की चीजें हैं। और तीसरी कैटेगरी है ओगैमस। ओगैमस में भी दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं, बट उसमें जो गैमीट नंबर 1 है उसमें फ्लैजेला नहीं होता, वो मूव नहीं कर सकता। गैमीट नंबर 2 है, उसमें फ्लैजेला होता है, वो मूव कर सकता। तो गैमीट का फर्स्ट स्टेप में गैमीट्स फ्यूज करेंगे। गैमीट्स फ्यूज करने के बाद जूस्पोर्स होगा। जूस्पोर में आगे मियोसिस होगी। सॉरी, गैमीट्स फ्यूज करेंगे। गैमीट फ्यूज करने के बाद में जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर में आगे मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद में हमें इंडोजीनियस स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जो आगे जाके इन्वायरमेंट में हेयर एंड देयर सेपरेट करके नए फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है। ये जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें एमसीक्यू में काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि जब ये लेक्चर अपना कंप्लीट होगा, ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो इसके बाद में मैं इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो उस बट आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एस्कोमाइसिट्स की बात करें, एस्कोमाइसिट में ना हमें ईस्ट भी एस्कोमाइसिट्स में देखने को मिलेगा। जो ईस्ट होता है इससे तो हम सारे फैमिलियर हैं। ये ईस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट में, इधर उधर बियर वगैरह बनाने में। ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें मल्टी सेलुलर भी होता है। ये पेंसिलिनियम जो है, पेंसिलिनियम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी। ये मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब ये है एस्कोमाइसिटिस में दो तरह के आपको फंजाई देखने को मिलेंगे। कुछ तो यूनिसेलुलर होंगे, जैसे कि ईस्ट है, बेसिकली ईस्ट एक एग्जांपल है उसकी। और दूसरी मल्टी सेलुलर है जिसमें पेंसिलिनियम भी आता है। सो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा भी एस्कोमाइसिटिस में यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल दो, तो आपको एग्जांपल में क्या रखना है, ईस्ट रखना है। और मल्टी सेलुलर की एक क्लासिकल एग्जांपल है पेंसिलिनियम। पेंसिलिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेंसिलिनियम से हमें पेंसिलिन मिलता है, पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने वाला हूं, वो है सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको तीन चार चीजें बड़े ध्यान से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इसके माइसिलियम की बात करें, तो माइसिलियम सबसे पहले तो ब्रांच्ड होंगी। ओके, ब्रांचेस में मिलेंगी। और दूसरा यहाँ पे सेप्टेट होंगी। ये बड़ा ध्यान रखना, सेप्टेट। अब सेप्टेट में आप ना ये देखो, ये एक न्यूक्लियस है। ये एक न्यूक्लियस है ना, मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया। ये न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे एक आपको सेप्टा देखने को मिलेगा, बेसिकली एक बॉल देखने को मिलेगी। अगेन एक और न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आगे फिर से डिवाइड हो गया इस बॉल से। यानी कि हर न्यूक्लियस को किसी सेप्टा ने अलग किया हुआ है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाद में हमें यहाँ पे एक सेप्टा देखने को मिलेगा ऐसे। फिर उसके बाद एक और न्यूक्लियस है, इसको फिर हमें एक सेप्टा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस एस्कोमाइसिटिस में जो माइसिलियम है ब्रांच्ड तो होता ही है, उसके साथ 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 सेप्टेट होती है। जैसे कि ये सेप्टम है, मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेप्टम है। ओके, ये सेप्टम हमें एस्कोमाइसिटिस में देखने को मिलेगा। मैं अगर प्रीवियस स्लाइड में जाऊं, जो प्रीवियस स्लाइड मैंने डिस्कस किया था फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस में आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। आप देखोगे ना, इसका जो माइसिलियम है उसमें कोई सेप्टा नहीं था, लेकिन इसके माइसिलियम में हमें क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सेप्टा देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये सेप्टेट है, ये अलग न्यूक्लियस को अलग किया हुआ है बेसिकली इसने। ठीक है, सो अगर इसके फूड हैबिट की बात करूं, तो कहाँ से अपना फूड कंज्यूम करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। जैसे डीकेइंग मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको डिकम्पोज करने में करने में आ सकते हैं। ओके, और पैरासाइटिक भी हो सकती है, कोप्रोफाइलस भी हो सकती है। कोप्रोफाइलस का मतलब ये ग्रो कर सकते हैं एनिमल्स के डंग में, एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, ये सारे एस्कोमाइसिटीज क्लास के जो फंजाई है उनकी फूड हैबिट्स है, बेसिकली कहाँ से अपना फूड लेके आते हैं। सो सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स,
काउ डंग और डंग्स ऑफ द एनिमल्स पैरासाइटिक, ये सारे उसके फीचर्स है। आपको बड़े ध्यान से इनको रखना है। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो ईस्ट और पेंसिलिनियम है। और ईस्ट आपको पता ही है बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है, बियर बनाने में भी यूज करते हैं। पेंसिलिनियम से हमें पेंसिलिन मिलता है, जैसे अमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, बड़े सारे पेंसिलिन हम यूज करते हैं ना, वो जो उसका ओरिजिन है वो पेंसिलिनियम से ही आया था। ओके। सो अगर हम एस्कोमाइसिटीज की जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमें दो तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्रेगमेंट फिजन हो सकता है और बडिंग हो सकता है। बेसिकली आपको ईस्ट में आपको बडिंग देखने को मिलती है, क्लियर कट। फिजन और फ्रेगमेंटेशन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिजन क्या होता है और बडिंग क्या होती है, ये टॉपिक्स क्या है, इसको अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो हमने पुराने वाले लेक्चर में, जो पिछली वाली स्लाइड है पिछले वाला लेक्चर है, उसमें इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का यूज आता है। कोनिडिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। आप देखोगे ये जो ऑर्गन आपको देखने को मिल रहा है ना डायग्राम में, ये वाला, ये है कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर जो है फंजाई का एक पार्ट होता है, स्पेशल माइसिलियम होता है, फंजाई का एक बॉडी पार्ट बोल लो। उसके बाहर वाली साइड एक्सोजीनियसली हमें उस स्पोर देखने को मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया आगे जाके जर्मिनेट करके कंप्लीट माइसिलियम और कंप्लीट फंजाई को प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन आता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का यूज होता है। और कोनिडिया कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोस्पोर में। कोनिडियोस्पोर क्या है? एक फंजाई का बॉडी पार्ट है। मान लो एस्कोमाइसीट्स का एक बॉडी पार्ट है, स्पेशल काइंड ऑफ माइसीलियम है। और कैसे होते हैं? एक्सोजीनियसली। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनियसली। ओके। ये जो कोनिडिया है अगर जर्मिनेट करके कंप्लीट माइसीलियम और कंप्लीट फंजाई को प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। सो ये था इनका रिप्रोडक्शन का। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे बात करें ना, इसी सेम एस्कोमाइसिटीज में, तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है वो है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन ए सैक दैट इज कॉल्ड एस्काई। ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्कोमाइसिट्स, बिकॉज यहाँ पे एस्काई और एस्कोकार्प और एस्काई जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। जो एस्काई है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? एस्कोकार्प में मिलेगा। एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। आप देखोगे ये जो है एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प के बीच में इसको पार कार्प का अरेंजमेंट करने के बाद में यहाँ पे हमें एस्काई देखने को मिला, ये, और इसके बीच में आपको एस्कोस्पोर देखने को मिले। ठीक है। ये है इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये है सारा हिसाब किताब। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स यूज होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं इंडोजीनियसली अंदर वाली साइड एस्काई के। जो एस्काई है वो कहाँ पे मिलता है हमें? उस एस्कोकार्प में एक अरेंजमेंट होती है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एस्कोकार्प का दूसरा नाम फ्रूटिंग बॉडी है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इस वजह से आपको n+1 और 2n नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैप्लॉइड और n देखने को मिलेगा। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो एस्कोमाइसिट्स की आगे अगर एग्जांपल्स की इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर बात करो तो एस्प्रोगैलस इसकी एक एग्जांपल है। एस्परगिलस जो है ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्लेबिसेप्स है।
क्लेविसेप्स की भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फंजाई है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे सीएनएस और सम अदर टॉपिक के अंदर, मतलब कि जब हम नर्व सिस्टम और दूसरी चीज़ों को अब वहाँ पे कवर कर रहे होंगे, तो न्यूरोस्पोरा भी एक फंजाई है। सो ये जो है ना, ये एस्कोमाइसिट सीड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्लेविसेप है इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। उसके साथ न्यूरोस्पोरा है, इसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइनिंग में, मेडिसिन्स में हमें यूज़ होता है ये ना। और जो एक क्लेविसेप्स है, जो आपको माइग्रेन वगैरह जिस तरह की चीज़ें माइग्रेन जैसी डिजीज़ेज़ आपको समझ में आती होंगी, उसके मेडिसिन्स बनाने में क्लेविसेप्स से निकले हुए केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूरोस्पोरा जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़्म है क्योंकि ये जेनेटिक वर्क में और बायोकेमिकल रिसर्च में यूज़ होता है। सो आपको ध्यान रखना है। सो न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करें, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बिकॉज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरह की चीज़ों में ये इसका यूज़ आता है, ठीक है? न्यूरोस्पोरा का। और क्लेविसेप है जो मैंने आपको बता ही दिया, माइग्रेन जैसी चीज़ों की जो डिजीज़ेज़ हैं, उसमें इसका यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मोरल्स और टोफिल्स की बात करें, तो ये ईडेबल्स हैं। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिलीशियस और टेस्टी रहते हैं। तो इस तरह से फूड प्रोडक्ट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एस्कोमाइसिड एक इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें बहुत सारे आपको यूजेस मिलेंगे। जैसे पेनिसिलिनियम से हमें पेनिसिलिन मिला था। फंजा जो ईस्ट है, ईस्ट हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते ही हैं। क्लेविसेप है जो मेडिसिन्स बनाने में यूज होता है, बेसिकली माइग्रेन जैसी डिजीजेस की। और न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक वर्क में हम उसका यूज करते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है उसके बाद आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। बट कहीं ना कहीं किसी और लेक्चर में क्लेविसेप का और न्यूरोस्पोरा की जो एक्टिविटीज है, जो यूजेस है, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। उसके बाद आ गया बेसिडोमाइसिस। सॉरी, बेसिडोमाइसिस से पहले ये टॉपिक तो ये स्लाइड तो आपने कवर की। उसके बाद आ गया बेसिडोमाइसिस। आपने मशरूम वगैरह तो देखे होंगे, हम घर में कॉमनली कंज्यूम करते हैं, जैसे ये मशरूम है, ठीक है? ये बेसिडोमाइसिस क्लास में आते हैं। ये ब्रैकेट फंजाई है जो वुड में आपको जनरली देखने को मिलेगी ड्यूरिंग रेनी सीजन और ड्यूरिंग सम मॉइस्ट और ह्यूमिड वेदर। आपको जो प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उसकी जो स्टेम है उसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, बेसिकली ट्रंक में। सो पफवाल ये भी एक बेसिडोमाइसिस की एक माइसिटिस की एक एग्जांपल है। सो इट इंक्लूड मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड puffballs। ओके, ये तीन चार कैटेगरीज हैं। दे ग्रो इन सोइल ऑन द लॉग्स ऑफ द ट्री स्टेम। मैंने आपको बता दिया जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो ट्रंक है, जो लॉग है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा उसके। एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडीज एज ए पैरासाइट। ये पैरासाइट्स की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इस कैटेगरी के जो माइसीलियम है वो भी आपको ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मिलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सो बेसिकली अगर हम पहले वाली कैटेगरी को छोड़ दे, फर्स्ट कैटेगरी को, जो नेक्स्ट थ्री कैटेगरीज है, बेसिकली फंजाई की फोर कैटेगरीज हमने डिस्कस की है ना। जो पहले वाली कैटेगरी है फाइकोमाइसिटिस, उसमें ए सेप्टेट होते हैं, बाकियों में बाकी तीनों कैटेगरी में आपको सेप्टेट माइसिलियम देखने को मिलेगा। इसी वजह से बेसिडोमाइसिटिस में भी आपको जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बेसिडोमाइसिटिस की अगर रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो रिप्रोडक्शन में इसमें भी कैरियोगैमी एंड मियोसिस अक्कर इन बेसिडियम। ओके, सबसे पहले कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जो कैरियोगैमी क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, ये हमने फर्स्ट पहले वाली स्लाइड में कवर किया है अच्छे से। सो बेसिडियोमाइसिटिस की अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? बेसिडियम में। और जब बेसिडियम में कैरियोगैमी और मेयोसिस होती है तो उसके बाद जो स्पोर्स बनते हैं, चार बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाहर वाली साइड, एक्सोजीनियसली। ओके,
Basidia are arranged in a fruiting bodies called basidiocarp. ओके देखोगे ना यहाँ पे ये बेसिडियम है, बेसिडियोकार्प पे अरेंज होंगे, चार आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके अगर मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। जो ऐसा हमने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था ना, दो तरह के स्पोर्स होते हैं। सबसे पहले टाइप के स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। ओके वो जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो इस बेसिडियोमाइसिटिस में नहीं देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके फ्रेगमेंटेशन काफी कॉमन है बेसिडियोमाइसिटिस में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात है एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये आपको बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ओके सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इनमें, ठीक है, बट प्लाज्मोगैमी हो जाती है इसमें। प्लाज्मोगैमी कैसे हो जाती है? प्लाज्मोगैमी में जो फ्यूज करते हैं वो सोमेटिक सेल्स फ्यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली दो तरह के सेल हमें देखने को मिलेंगे बॉडी में। पहले तरह के सेल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी जो हेयर्स में स्किन में जो सेल्स मिलेंगे ना नॉर्मल सेल, उसको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जिनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलेंगे, ठीक है। आई सी सोमेटिक। और दूसरे तरह के सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो है सेक्स ऑर्गन और सेक्स रिलेटेड सेल्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स रिलेटेड सेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे कौन से सेल होते हैं? सोमेटिक सेल्स। बट इन 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 बेसिडोमाइसिट्स की इंपॉर्टेंट खासियत और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो सोमेटिक सेल्स है ना, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे आप मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, ये सोमेटिक सेल नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा दिया। ओके और ये सोमेटिक सेल नंबर 2 है, सोमेटिक सेल नंबर 2 है, जिसको भी मैंने ग्रीन कलर में दिखाया। इसको मैं 1 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं, और दोनों में क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, दोनों आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में इसमें देखोगे ना न्यूक्लियस कितने थे? एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस था, यहाँ पे तीसरा न्यूक्लियस था। ओके यहाँ पे भी न्यूक्लियस नंबर 1 था, यहाँ पे न्यूक्लियस नंबर 2 था, यहाँ पे न्यूक्लियस नंबर 3 थे। यानी कि फर्स्ट वाले में कितने न्यूक्लियस थे? 3। और सेकंड वाले में कितने न्यूक्लियस थे? 3। ये जब ये दोनों फ्यूज हुए, दोनों में प्लाज्मोगैमी हुए, तो टोटल न्यूक्लियस कितने बन गए? 6। ओके आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 न्यूक्लियस वहां पे बन गए। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी हुई है। लेकिन जो ये प्लाज्मोगैमी है ना, प्लाज्मोगैमी कैसे हुई है? प्लाज्मोगैमी नॉर्मल सोमेटिक सेल्स की हुई है, सेक्स रिलेटेड सेल्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड सेल्स की नहीं हुई है। यहाँ पे किन सेल्स की हुई है? नॉर्मल सेल्स की हुई है, ठीक है। उसके बाद में जो ये डाइक्रायोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितने सेल हैं? ये यहाँ पे कितने सेल हैं? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। यानी कि इस फिगर में हमें 3 सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ईच सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? ईच सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। देखिए सेल नंबर 1 में भी एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस है, सेल नंबर 2 में भी न्यूक्लियस नंबर 1 और न्यूक्लियस नंबर 2 है, और सेल नंबर 3 में भी न्यूक्लियस नंबर 1 और न्यूक्लियस नंबर 2 है। तो हर इसका मतलब ये है कि जब सोमेटिक सेल्स फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद में जो 3 सेल बने, 3 सेल्स बने, इस सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। उन दोनों न्यूक्लियस को की वजह से इसको डाइकैरियोन बोलते हैं। डाई का मतलब 2, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, बिकॉज ईच सेल में आपको 2-2 न्यूक्लियस देखने को मिले हैं।
तो अब इसमें क्या हुआ, इसके बाद में इसकी थोड़ी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में बेसिडियम बना, बेसिडियम में क्रायोगेमी हुई। क्रायोगेमी मैंने आपको बताया ही था, न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे दो न्यूक्लियस मिल रहे थे ना, एक एक हर सेल में दो न्यूक्लियस थे, कुछ टाइम बाद ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जैसे न्यूक्लियस नंबर 1 और न्यूक्लियस नंबर 2 दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी के बाद में नेक्स्ट स्टेप में मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद में हमें 4 फोर स्पोर्स देखने को मिले, ये देखो। सो वही है, बेसिडियम इस तरह से काम करती है। जैसे यहाँ पे भी पुराने वाली फिगर में भी आपको देखने को मिल रहे थे ना 4 स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एंड एट द सेम टाइम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमैटिक सेल से होता है, सेक्सुअल सेल से नहीं होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स यूज होते हैं, दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज करेंगे, जिस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उसके बाद जब ये दोनों सोमैटिक सेल फ्यूज हो जाएंगे तो डाइकैरायोन सेल बनेगा, और डाइकैरायोन सेल आगे थर्ड स्टेप में बेसिडियम बनाएगा। बेसिडियम के अंदर क्रायोगेमी और मियोसिस होगी, और उसके बाद स्पोर्स बनेंगी। ये स्पोर आगे जर्मिनेट करके अपने नॉर्मल नॉर्मल फंजाई को ग्रो करवाने में आगे हेल्प करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैं आपको पुराने वाले स्लाइड में लेके जाऊं, तो यहाँ पे क्या था, कोनिडिया वगैरह उस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी, फ्रूटिंग बॉडीज टाइप और एस्कोस्पोर्स आपको देखने को मिल रहे थे। बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सोमेटिक सेल्स की प्लाज्मोगेमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ गया आपके ड्यूट्रियोमाइसिटिस, ओके। ड्यूट्रियोमाइसिटिस को ना हमें इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलती है, इम्परफेक्ट फंजाई। इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, या ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या यूज होते हैं, कोनिडिया यूज होती है, ठीक है। कोनिडिया एक स्पोर की कैटेगरी है। यहाँ पे भी जो माइसिलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है, ठीक है। अब बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ओनली फर्स्ट कैटेगरी में जो माइसिलियम है वो ए सेप्टेट है, बाकी सब में सेप्टेट भी मिलेंगे, ठीक है। सो ये तीन कैटेगरी है। सबसे पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज है जो इस फंजाई में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई। और दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें फ्रेगमेंटेशन यूज होगी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें कोनिडिया यूज होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस कैटेगरी में जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर मैं आपको इसको बात करूं, जैसे जो फंजाई है ना, फंजाई की जो रिसर्च है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूं, या कोई एक नया साइंटिस्ट है, उसको एक नई फंजाई देखने को मिली, मान लो उसने एक नई फंजाई ढूंढ ली है। उस फंजाई को जब उस साइंटिस्ट ने ढूंढा, उस फंजाई को स्टडी करना शुरू किया, तो इनिशियली शुरू शुरू में जब उसकी रिसर्च चल रही थी, तो उसको पता चला कि जो ये फंजाई है इसमें एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि ये जो फंजाई है ये हमें अभी अभी देखने को मिली, अभी अभी हमने इसको ढूंढा है, रिसर्च करके नई फंजाई देखने को मिली है। और जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो साइंटिस्ट को लगा कि इसमें एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जब किसी में एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेस ही प्रेजेंट होता है तो उसकी कैटेगरी कौन सी होती है, ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ओके, ड्यूटीरियोमाइसिटीज।
तो उस वजह से उस साइंटिस्ट ने इस नई वाली फंजाई को किस कैटेगरी में रख दिया? नई वाली फंजाई को उसने ड्यूटेरियोमाइसीटीज में रख दिया, ठीक है? उसके बाद उसने थोड़ी और रिसर्च की। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि इसमें सेक्सुअल साइकिल भी प्रेजेंट है। ओके, थोड़े टाइम बाद उसको पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ऐसे में कुछ टाइम बाद सेम फंजाई को उसने निकाल के एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया। तो इस तरह से होता है। कहने का मतलब है कि चांसेस काफी होते हैं कि जब हम इनिशियली किसी फंजाई को ढूंढते हैं तो उस फंजाई के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता होता, तो उसको हम ड्यूटेरियोमाइसिटीज में रख देते हैं। बट जब हमें उसको बाद में अच्छे से समझ में आता है कि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, इसमें अलग चीजें भी हैं, तो बाद में उसको हम एक्चुअल कैटेगरी में ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन one name placing under deuteriomycetes and sexual stage another name under the another class। बट आपको ध्यान में रखना है, भी ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इनिशियली हमें फंजाई मिलती है तो इनिशियली फंजाई को हमें फंजाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसको हम ड्यूटेरियोमाइसिटीज में रख दिया। बट बाद में जब हमें पता चला अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें मतलब प्लाज्मोगैमी वो सारी चीजें होती है, हमें अच्छे से उसको समझ में आता है, तो इस कैटेगरी से निकाल के हम उस फंजाई को दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है? तो दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? दूसरी कैटेगरी होगी एस्कोमाइसिट्स, ओके, और बेसिडियोमाइसिट, ओके। सो व्हेन सेक्सुअल स्टेज वाज वेर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिट और बेसिडियोमाइसिट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इसको हम फाइकोमाइसिटिस में क्यों नहीं रखते? क्योंकि इस कैटेगरी में जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है, और फाइकोमाइसिटिस में जो माइसिलियम है वो सेप्टेट नहीं था, उसमें ये सेप्टेट था, ठीक है। इस वजह से जब हमें इनिशियली कोई फंजाई देखने को मिलती है तो हम उसको ड्यूटेरियोमाइसिटिस में रख देते हैं, बट जैसे ही हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आती है उसको उस कैटेगरी से उठा के या तो हम एस्कोमाइसिटिस में रख देंगे या बेसिडोमाइसिटिस में रख देंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। वो बात इस तरह से चलता है। तो उसके बाद में ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अगर हम फूड हैबिट की बात करें, या तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, ओके, ये इसकी एक कैटेगरी है। उसके बाद जो मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स, ओके, मेजोरिटी ऑफ दीज ड्यूटेरियोमाइसिटीज डेड और डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और साथ के साथ ये हमें हेल्प करते हैं मिनरल साइकिल में, ओके। मिनरल साइकिल जो रहता है ना, मिनरल साइकिल में मिनरल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इकोलॉजिकल साइकिल की कैटेगरी में आता है। इसको हम किसी और टॉपिक किसी और चैप्टर में डिस्कस डिस्कस करेंगे। पर मिनरल की और साइकिलिंग में ये रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल और मिनरल साइकिल में इनका काफी यूज होता है, ठीक है। ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आप इसको देख लें जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। ऑफ कोर्स इसमें भी जो सेप्टेट है वो इसमें सेप्टम रहता है, और दैट्स व्हाई दे आर सेप्टेट, एंड सेप्टेट हाइपा इसमें रहता है, माइसिलियम सेप्टेट होता है, और ये एक कैटेगरी है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ओके। इसके साथ हमारा जो ये फंजाई किंगडम फंजाई ये कवर होता है, इसको हमने दो लेक्चर्स में कवर किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों लेक्चर्स को कंटिन्यूटी में स्टडी करना। पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में जाना है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद इसके सेकंड पार्ट को समझना है, उससे आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगा। उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इसमें आपको कुछ वैल्यूएबल कंसेप्ट समझ में आए हो, तो आप इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नीट की अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। पूरी टीम आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाती रहेगी। और एंड इन द मीन टाइम अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा वैल्यूएबल लगे, अगर ये टॉपिक में थोड़ा वैल्यू एडिशन हुई है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस टॉपिक को, इस लेक्चर को भी आप शेयर कर सकती हो।
इन द मीन टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया और पूरा टॉपिक का पूरा जो चैप्टर है उसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। सो बने रहिए आप अपने हमारे इस चैनल के साथ, तो टाइम टू टाइम आपको नीट के बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।